आज हम आपकी मुलाकात एक बड़ी ख़ास इंसान से करवाने वाले हैं। फॉर्मर टूरिज्म मिनिस्टर, नेशनल यूथ असेंबली पाकिस्तान, नाउ इज एन एंकर, अ ग्रेट पर्सनैलिटी, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम टॉकिंग अबाउट राजा ज़ैन रहमान। तो थैंक यू वेरी मच जी, आपने बड़ा लंबा चौड़ा तारुफ करा दी है। सियासत छोड़ी और जर्नलिज्म की तरफ आ गए, क्यों? तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट रहा 2 दफ़ा। फिर उसके बाद मुझे टूरिज्म मिनिस्ट्री की सीट मिली थी नेशनल यूथ असेंबली की तरफ से। मैंने पहले अपना स्टार्ट एयरबाई न्यूज़ से लिया था। काशिफ अब्बासी साहब की टीम में मैं 2-2.5 साल रहा हूँ। जब बाप का साया सर पे नहीं होता तो फिर चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। देखिए, वालिद साहब का साया साथ छूट जाना एक ऊपर से छोटी उम्र में बड़ा मुश्किल काम है। उसके बाद सर्वाइव करना बड़ा अहम रोल है। मेरी फैमिली का, मेरी वालदा का, मेरे भाई है उसका, मेरी बहनों का, मतलब उन्हें बड़ा सपोर्ट किया। चंद लोगों का नाम लेना चाहूँ तो मेरा ख्याल उनसे ज्यादती नहीं होगी। काशिफ अब्बासी साहब, इसी तरह मोहसिन उस्मान साहब मेरे बहनोई हैं, उस्मानी रेस्टोरेंट के ऑनर हैं। उनने मेरे मतलब आज के दिन तक भी, अगर मैं ये बात करूँ कि जब भी मुझे कोई मुश्किल आई तो मैं सीधा उन्हीं के पास गया। ताहिर अब्बासी साहब, जो उनने मुझे ट्रेनिंग दी, जिस तरह उन्होंने मुझे सिखाया, एक बाप जिस तरह अपने बच्चे को हाथ पकड़ के चीज़ें सिखाता है, इस तरह मुझे उन्हें चीज़ें सिखाई। मैंने बिजनेस संभाला, मेरे कज़न है खावर भाई, उनने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। एक ऑप्शन ही कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ शायद कार अब्बासी साहब। आपके जो नाना थे वो MBA भी रह चुके हैं, अब आपने सियासत छोड़ दी है। अब राजा ज़ैन रहमान को उसमें क्या रोल रहता है? मैं सियासत को ज़रूर डिस्कस करता हूँ पर अपने प्रोग्राम्स के अंदर। वैसे थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में बताएं। दोस्त भी अगर हो तो ख़ानदानी हो, बड़े लिमिटेड दोस्त हैं जी। मेरे 3 से 4 दोस्त हैं, जिनमें मेरा एक दोस्त सरमद है, मेरा एक दोस्त है यासीन उसका नाम है, एक मेरा दोस्त है अब्दुर्रहमान है। आपको कोई ज़ाती मसला है सदाकत अली अब्बासी के साथ? देखिए जी, एक जर्नलिस्ट को एक पॉलिटिशियन से कभी भी ज़ाती मसला नहीं हो सकता। फर्स्ट थिंग दैट केम इन योर माइंड, वो नाम सुन के जो नवाज शरीफ, शाहिद खान आफरीदी, मरीम नवाज, आई एम सरप्राइज्ड, बॉस आसिफ अली जरदारी, काशिफ अब्बासी साहब, टीचर, मेंटोर, सब कुछ वही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उबैद अब्बासी। आज हम आपकी मुलाकात एक बड़ी ख़ास इंसान से करवाने वाले हैं। फॉर्मर टूरिज्म मिनिस्टर, नेशनल यूथ असेंबली पाकिस्तान, नाउ इज एन एंकर, अ ग्रेट पर्सनैलिटी, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम टॉकिंग अबाउट राजा ज़ैन रहमान। तो थैंक यू वेरी मच जी, आपने बड़ा लंबा चौड़ा तारुफ करा दी है, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे थोड़ा सा फ्लैश बैक में चलते हैं आपके साथ। काफ़ी कंफ्यूज रहे हैं आप माजी में, अगर चले जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक था, फिर आपने सियासत छोड़ी और जर्नलिज्म की तरफ आ गए, क्यों? बिल्कुल जी, कंफ्यूज नहीं था, बस सियासत घर की चीज़ थी, बस घर से चली आ रही थी। सियासत में बिल्कुल गया। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट रहा 2 दफ़ा इस्लामाबाद से। फिर उसके बाद मैंने नेशनल यूथ असेंबली का इंतखाब किया, वहाँ पे पहले मैं मेंबर था। फिर उसके बाद मुझे टूरिज्म मिनिस्ट्री की सीट मिली थी नेशनल यूथ असेंबली की तरफ से। फिर मैंने कुछ अर्सा मैंने एज आ टूरिज्म मिनिस्टर मैंने सर्व किया। मैं उसमें वज़ीरिस्तान गया, वाना गया, काफ़ी सारी जगह। जो हमारे प्रेसिडेंट थे नाना अली बासी साहब में, उनके साथ काफ़ी जगह मैंने, जब ये सीट मुझे मिली तो हमने काफ़ी ट्रैवल किया। फिर उसके बाद मैंने जर्नलिज्म को ज्वाइन किया। जर्नलिज्म में मुझे काफ़ी टाइम हो गया है आए हुए भी। मैंने पहले अपना स्टार्ट एयरबाई न्यूज़ से लिया था। काशिफ अब्बासी साहब की टीम में मैं 2-2.5 साल रहा हूँ। मैंने उनकी टीम में काम किया है और बड़ा एक अच्छा स्टार्ट था मेरा। बड़ा उन्होंने सिखाया मुझे, मीडिया के अंदर ग्रूम उनने मुझे किया है। मीडिया के अंदर लाने वाले मुझे वो थे, ट्रेन करने वाले वो थे, मतलब उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा। फिर उसके बाद अभी मैं मीडिया और एज अ मीडिया हेड द डायबिटीज़ सेंटर, जो कि डायबिटीज़ का एक बेस्ट हॉस्पिटल है पाकिस्तान का, उसमें एज अ मीडिया हेड एंड पब्लिक रिलेशंस को देख रहा हूँ और शाम को मैं मीडिया को देखता हूँ जी। वैसे आप बहुत छोटे थे जब आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ। जब बाप का साया सर पे नहीं होता तो फिर चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, उनको मैनेज करना और फिर वहाँ क्राइसिस से निकल कर अपना एक फ्यूचर बनाना। कैसे मैनेज किया इन चीज़ों को आपने? देखिए, वालिद साहब का साया साथ छूट जाना एक ऊपर से छोटी उम्र में बड़ा मुश्किल काम है। उसके बाद सर्वाइव करना है, बड़ी याशी की ज़िंदगी गुजारते हुए वालिद साहब के एकदम से चले जाना, बड़ा उसको उसके बाद सारी चीज़ों को कंटिन्यू करके वापस क्रैश से सारी चीज़ें स्टार्ट करके ऊपर आना बड़ा मुश्किल काम था। इसमें बड़ा अहम रोल है मेरी फैमिली का, मेरी वालदा का, मेरे भाई है उसका, मेरी बहनों का। मतलब उन्हें बड़ा सपोर्ट किया मुझे आज तक जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, जिस सीट के ऊपर यहाँ तक पहुँचाने में मेरी फैमिली का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मतलब इसके बाद अगर मैं कुछ चंद लोगों का नाम लेना चाहूँ तो मेरा ख्याल उनके साथ ज्यादती नहीं होगी, क्योंकि उन्हीं ने मुझे यहाँ तक ग्रूम करके यहाँ तक पहुँचाया। काशिफ अब्बासी साहब, जो कि मेरे मामू हैं, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है सबके अंदर। उन्होंने मुझे ग्रूम किया, वो मुझे लेकर आए फील्ड में, मुझे उन्हें लॉन्च किया, मुझे उन्हें बताया काम कैसे करना है। उनने मुझे बड़ा टफ टाइम दिया अपने काम के अंदर, बड़ा उनने मुझे ट्रेनिंग के लिए उनने मुझे बड़ी स्ट्रिक्टनेस की मेरे ऊपर। इसी तरह मोहसिन उस्मान साहब मेरे बहनोई हैं,
उस्मानिया रेस्टोरेंट के ऑनर हैं, उनने मेरे मतलब आज के दिन तक भी अगर मैं ये बात करूँ कि जब भी मुझे कोई मुश्किल आई तो मैं सीधा उन्हीं के पास गया, जब भी मुझे कोई परेशानी मतलब एक मुझे कमी फील नहीं हुई किसी चीज़ की, हमेशा मतलब मैंने कभी कोई मुश्किल हर्डल देखी और मैं सीधा उन्हीं के पास गया कि मैंने कहा जी ये मसला है। एक तो रिश्ता भी बड़ा प्यारा है उनके साथ, दोस्ती यारी भी बहुत ज़्यादा है उनके साथ, तो सीधा उन्हीं के पास जाता था। फिर ताहिर अब्बासी साहब मेरे कज़न भी हैं और CEO भी हैं दी डायबिटीज सेंटर जो हॉस्पिटल है उसके, उनके पास मैंने उनसे मतलब मैंने जॉब पहले शुरू कर दी थी, वो उस टाइम CEO नहीं थे, लेकिन जब उनने CEOशिप संभाली उसके बाद मैंने जो चीज़ें उनसे सीखी वो मेरे लिए बड़ा मेमोरेबल टाइम है मेरी ज़िंदगी का। मैं जहाँ पे भी जाऊँगा मुझे ये यकीन है कि मैं कभी मार नहीं खा सकता उन चीज़ों के ऊपर। जो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, जिस तरह उन्होंने मुझे सिखाया, एक बाप जिस तरह अपने बच्चे को हाथ पकड़ के चीज़ें सिखाता है, इस तरह मुझे उन्होंने चीज़ें सिखाई। फिर उसके बाद मैं जब बिज़नेस में आया, मैंने बिज़नेस संभाला, मेरे कज़न है खावर भाई, उनने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, बिज़नेस की नो हाउ समझाई, अच्छे बुरे का समझाया कि कैसे बिज़नेस करना है, कैसे मतलब हर फेस में कोई ना कोई मेरे साथ ज़रूर था। मतलब इन 4 बंदों के जो मैंने नाम लिए है, इनका बड़ा वाइटल रोल था मेरी लाइफ के अंदर, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में, चीज़ें सिखाने में, चीज़ें बताने में, मतलब बड़ा वाइटल किरदार था उन सब लोगों का। क्योंकि बाप भी नहीं था, मिसयूज़ भी में हो सकता था। मतलब आजकल आपको पता है हर तरह के नशे भी आ गए, हर तरह के गलत काम भी, सोसाइटी गलत हो गई, लेकिन जो हमारा टाइम था उस टाइम मेरी वालदा ने बड़ी स्ट्रिक्टनेस की मेरे ऊपर। फिर मेरी वालदा ने मुझे ऐसे लोगों के हाथ हवाले किए जैसे काशिफ साहब हो गए, ताहिर साहब हो गए, मोहसिन भाई, मैं इन लोगों ने मेरे पर शफकत भी की और इन लोगों ने स्ट्रिक्टनेस भी मेरे उतनी की। मतलब इनने मुझे कभी भी गलत जगह पे नहीं जाने दिया, हर चीज़ पे चेक एंड बैलेंस रखा मेरी। तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद भी जो मेरी सक्सेस होगी वो भी इन्हीं 4 बंदों के नाम होगी, क्योंकि इन्हीं 4 बंदों की बदौलत में आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ और आगे भी इंशाल्लाह जो भी होगा वो इन्हीं 4 बंदों के नाम ही होगा। और मेरी मदर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, मेरे भाई का भी इसमें। वैसे अब आप बिजनेस भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं और एंकर भी आप हैं, ऐसे कौन से आपके अधूरे ख्वाब हैं जो आप इतने काम करके पूरा करना चाह रहे हैं? ख्वाब अधूरे नहीं, ख्वाब अधूरे भी होते हैं, ख्वाब अधूरे नहीं भी होते, दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं, मैं इसमें ये समझता हूँ। लेकिन अगर बात करूँ, देखिए फारिग बैठने से बेहतर इंसान को कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ मेरी नज़र में उसको करते रहना चाहिए। उसकी वजह ये है कि मैं फारिग अगर घर में जाके बैठ जाऊंगा तो मैं उसमें मेरा ख्याल है कि मैं अपने आप को स्पॉइल करूंगा। मैं बड़ा बंदा, थोड़ा एक्टिव सा बंदा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कोई ना कोई काम हर टाइम करता रहूँ। मेरी रूटीन है जी, मैं सुबह, ये आज से नहीं काफ़ी सालों से मेरी रूटीन है कि मैं सुबह 7 बजे निकलता हूँ अपने घर से और रात को मेरा ख्याल है मैं 9-10 बजे मेरी वापसी होती है घर की तरफ। मतलब मुझे एक बड़ा लंबा टाइम चाहिए होता है अपना पूरा दिन गुजारने के लिए, और इसमें मैं पूरा दिन अपना शाम को आके अपना हिसाब करता हूँ कि आज मैंने अपना टाइम कहाँ पे लगाया, आज मैंने अपना टाइम ज़ाया कहाँ पे किया, आज मेरे टाइम मतलब पॉजिटिविटी क्या थी मेरे पूरे दिन के लिए। अगर मैं जॉब करता हूँ, जैसे मेरी डायबिटीज सेंटर में मैंने आपको बताया मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं 4:30 यहाँ से फ्री होता हूँ, इसके बाद सीधा मैं अपना प्रोग्राम करने के लिए चला जाता हूँ हक न्यूज़ के साथ। मैं तनवीर खोकर साहब हमारे ऑनर हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, उनके साथ मैं प्रोग्राम करता हूँ। फिर मेरा अपना बिजनेस जो आप जैसे जिक्र किया, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको भी थोड़ा बहुत टाइम दूँ। इनिशियल स्टेज के ऊपर है अभी, वो उसको जितना टाइम दिया जाएगा उतना बेहतर है। तो मेरा ख्याल है फारिग बैठने से बेहतर है इंसान को कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। मेहनत करेंगे, स्मार्टली प्ले करेंगे, दिमाग को स्मार्टली चलाएंगे तो अल्लाह उसका फल आपको किसी ना किसी सूरत में ज़रूर देगा। और आपको पता है महंगाई का दौर इतना है कि मेरे ख्याल में कि महंगाई के इस दौर में अगर आप एक्टिव नहीं होंगे, अगर आप वर्क नहीं करेंगे, आप भागदौड़ नहीं करेंगे, तो आप अगर टाइम के साथ चलेंगे तो आप देखिए, अगर आप बीमार पड़ गए या कुछ भी हुआ, अगर आप टाइम के साथ चलें तो पीछे रह जाएंगे। आपको हमेशा टाइम से आगे चलना है। आप अपने दिमाग से सोचें कि जो टाइम मेरा इस टाइम चल रहा है मैं इसको क्रॉस कैसे कर सकता हूँ। आपने टाइम से पीछे भी नहीं चलना, आपने टाइम के बराबर भी नहीं चलना, हमेशा आपने टाइम से 2 कदम आगे चलना है। उसकी वजह यह कि जब आप 2 कदम आगे चलेंगे, अगर आप 2 कदम पीछे रह जाएंगे तो तब आप बराबर हो जाएंगे। लेकिन जब आप चलेंगे बराबर और 2 कदम आप रह जाएंगे तो आप टाइम से पीछे आ जाएंगे। और टाइम इतनी तेज चीज है कि वो आपको पकड़ा ही नहीं देता कभी भी। आपका ताल्लुक बेसिकली अगर आपका बैकग्राउंड देखा जाए तो आप एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपके जो नाना थे वो MPA भी रह चुके हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था। तो सियासत आपके घर में, आपके ख़ानदान में अभी भी मौजूद है। अब आपने सियासत छोड़ दी है, अब राजा ज़ैन रहमान को उसमें क्या रोल रहता है? कोई मशवरे वगैरह लेते हैं या कोई बात डिस्कस होती है, तो आपका इसमें क्या रद्द-ए-अमल होता है? देखिए जी, मैं जब भी कहीं भी बैठता हूँ, चाहे वो मेरी फैमिली हो, मेरा दोस्त है, बाप हो, मैं कहीं भी बैठता हूँ, हमेशा सियासत डिस्कस जरूर होती है। लोग समझते ये भी एक मीडिया का बंदा है, सियासत की अपडेट होगी, बिल्कुल सही समझते हैं। लेकिन बात है कि जब भी किसी जगह पे सियासत की बात डिस्कस होती है तो मैं उस पर डिस्कशन नहीं करता। पहली बात, मैं सियासत को जरूर डिस्कस करता हूँ पर अपने प्रोग्राम्स के अंदर।
मैं हर जगह बैठ के, देखें यहाँ पे बात का बतंगड़ बनना, वीडियोस बनना, वायरल होना 1 मिनट की बात है। आजकल कैमरा फोन हर बंदे के हाथ में होता है, आपको स्कैंडल बनने में 2 मिनट भी नहीं लगते। इसलिए मेरे हिसाब में, जहाँ तक मेरी फैमिली की बात थी, बिल्कुल मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जरूर ताल्लुक था। और जब मैं जर्नलिज्म जब भी मैंने कभी छोड़ी तो मैं उसके बाद ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ही जाऊँगा। और मेन चीज़ ये थी कि जब भी मेरे से कोई राय मांगी जाती है अगर, तो मैं उसकी ज़रूर अपना इनपुट देता हूँ, चाहे वो उनके हक में हो या चाहे उनके खिलाफ हो। इनपुट देना, हर इंसान की राय देना, हर इंसान आज़ाद है उस चीज़ के अंदर। मैं मानता ही नहीं हूँ कि किसी भी इंसान की, चाहे वो जर्नलिस्ट है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसकी या उसकी फैमिली की कोई पार्टी ना हो। मैं मानता ही नहीं उस चीज़ को। अगर कोई बंदा ये कहता है कि मेरी कोई पार्टी नहीं है, तो उसको थोड़ा सा अगर आप इन्वेस्टिगेट करें तो जरूर वो किसी पार्टी के साथ एफिलिएटेड होगा, लेकिन वो छुपा रहा होगा। लेकिन छुपाना नहीं चाहिए कभी भी। जिस चीज से आपको ताल्लुक है आप बताएं, बरमला बताएं मेरा इस चीज से ताल्लुक है। मैंने आपको क्लियरली बोला मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक था, बीच में एक जर्नलिज्म आ गया, जर्नलिज्म में मैं न्यूट्रल हो गया। जब मैं जर्नलिज्म छोड़ूंगा मैं वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाऊंगा। वैसे थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में बताएं। जाहिर है पब्लिक फिगर पर्सन है आप, जान पहचान है लोगों से, दोस्त ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं या कुछ लिमिटेड लोग हैं आपके सर्कल में? दोस्त एक अल्लाह की नेमत होते हैं, चाहे वो अच्छे हो। कहते हैं ना, दुश्मन भी अगर हो तो खानदानी हो। तो मेरे हिसाब में दोस्त भी अगर हो तो खानदानी हो। बड़े कहा करते थे कि यार रात में लाने वाला दोस्त नहीं होता, उसी को फॉलो करता हूँ जी आज तक। और दोस्त मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। मेरा उठना बैठना, मेरा हल्का बाप बहुत बड़ा है, मैं बहुत सारे लोगों में उठता बैठता हूँ। लेकिन जिन दोस्त मेरी नज़र में असल दोस्त हुआ है, जिनके साथ आप दुख दर्द, जो आपकी परेशानी, आपके मामलात को समझ सके, वो असल दोस्त है। मेरे बड़े लिमिटेड दोस्त हैं जी, मेरे 3 से 4 दोस्त हैं। और मतलब मैं अगर ये कहना चाहूँ कि अगर मैं उनके नाम ना लूँ तो उनसे बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि मतलब बचपन से लेके आज तक हम लोग साथ हैं। हर दुख दर्द, हर मुश्किल, हर गमी शादी, घूमना फिरना, उठना बैठना, मेरा एक कंफर्ट जोन उन दोस्तों के साथ है। मतलब वो कंफर्ट जोन शायद मुझे कहीं भी और ना मिलता हो। जिनमें मेरा एक दोस्त सरमद है, मेरा एक दोस्त है यासीन उसका नाम है, एक मेरा दोस्त है अब्दुर्रहमान है, उसका अपना बहुत बड़ा बिजनेस है, वो काम करता है अपना। सारे वेल सेटल लोग हैं। और हमेशा कहा भी जाता है कि अपने ऐसे दोस्त रखें, ऐसा सर्कल रखें कि जिनके साथ आप उठे बैठे तो आपकी जो आपका मतलब टाइम है वो उसमें वैल्यू ऐड करें, ना कि आप ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जो कि हर टाइम बातें रिपीट होती रहे, जिसमें गीबतें होती रहे, जिसमें चुगलियां होती रहे, फलाना ये कर गया, फलाना ये कर गया। ऐसे लोगों को मैं बड़ा अपनी जिंदगी से अवॉइड करता हूं। मैं हमेशा उन लोगों को प्रेफर करता हूं जो आपकी जिंदगी के अंदर वैल्यू ऐड करेंगे। अगर मैं 3 बिजनेसमैन के साथ बैठूंगा और मैं अगर नौकरी करता हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो वो मुझे 3 बिजनेस की बातें करेंगे। वो बताएंगे कि यार हम इतना करते हैं, हम ये हमारा काम है, हमारा ये काम है। अब मैं 3 नौकरी पेशा बंदों के साथ बैठूंगा तो वो सिर्फ नौकरी की बात करेंगे, बिजनेस की तरफ वो कभी भी नहीं जाएंगे। हमेशा ये कहा जाता है कि उन लोगों को दोस्त बनाए जिनके माइंड कॉन्सेप्ट्स बड़े हों, जो समझते हो चीजों को, जिनकी विजन्स ब्रॉड हो। उन लोगों के साथ आप बैठेंगे तो आपकी विजन में भी ब्रॉड होगा, आपकी जो नॉलेज है उसमें भी इजाफा होगा, सीखने के लिए चीजें मिलती हैं। और ये जो मेरे 3-4 दोस्त हैं, मतलब मैं इनको बड़ा, मेरी जिंदगी का बड़ा कीमती हिस्सा है मेरे 3-4 दोस्त। वैसे दोस्त जिसके भी होते हैं ना, दोस्तों का एक अलग सा मकाम होता है इंसान की जिंदगी के अंदर। आप चाहे प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएं, लेकिन दोस्त आपको उसी तरह ट्रीट करेंगे एज अ फ्रेंड जैसे वो पहले करते हैं। तो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। आपके दोस्त आपको कैसे ट्रीट करते हैं? बिल्कुल जी, मैं ये समझता हूँ कि आज तो आपने उनकी दिल की बात की है। बड़ी दफा इस तरह हुआ कि हम लोग जा रहे होते हैं, कई जगह नाका लगा होता है, कई जगह मतलब कोई काम हो जाता है, कोई इस तरह का मामला, मतलब अपना तारुफ कराया जाएगा अच्छे तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह लोग जानते हैं, काफ़ी से लोग मेरे प्रोग्राम्स देखते हैं तो मुझे जानते हैं काफ़ी से लोग। उसमें अक्सर मेरे दोस्त हमेशा मुझे यही कहते हैं कि जो मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। हम लोग एक बैठे थे तो एक ऑफिस में, तो CPO साहब एक आए, बड़े से जानने वाले थे मेरे। वो आए, उन्होंने मेरी तारीफ़ें शरीफ़ें शुरू कर दी। आके उन्होंने कहा जी आप बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम्स करते हैं और बड़े अच्छे, आप मेरिट के ऊपर आप जो है ना अपने इश्यूज हाईलाइट करते हैं, आप जैसे लोग अगर और हो मीडिया के अंदर तो हमें बड़ी खुशी होगी देखने। अब मैं अपने दोस्तों की तरफ जब देखा तो वो सारे यूं मुंह छुपा के हंस रहे थे। मतलब अब मेरी भी थोड़ी हंसी ज़ाहिर है, दोस्त थे, हम लोगों में पर्दा तो नहीं है, लेकिन वो उस बंदे के सामने एक CPO है, पुलिस ऑफिसर है, तो उसके सामने वो हंस तो नहीं सकते आप। लेकिन जब वो चला गया तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि यार राजे, मैं अब तुझे एक बात बताऊं कि अब ये हमसे अगर पूछे कि तू कितना है काबिल है, तो हम इनको बता सकते हैं कि तू कितना है काबिल है। दोस्त मैंने आपको पहले बोला कि बड़ा कीमती हिस्सा है। और वो यकीन माने जी कि मैं आज मतलब मैं तो एंकर क्या कुछ भी नहीं होता। मैं प्राइम मिनिस्टर भी लग जाऊँ ना जी, तो मेरे हिसाब में उनने मुझे वैल्यू फिर भी नहीं करना, और मैं इसीलिए खुश हूँ उनके साथ।
जो फेकनेस है लोगों के अंदर, जब आप बाहर किसी जगह बैठेंगे, राय साहब उठे, इधर आए, इधर बैठे, उधर बैठे, स्टेज पे बैठे, नीचे बैठे, कम से कम वो फेकनेस मेरे दोस्तों में नहीं है। मैंने आपको 3-4 दोस्तों का नाम बताया कि उनके साथ मैं इसीलिए कंफर्टेबल हूं कि वो मुझे एज अ दोस्त ही ट्रीट करते हैं, एज अ एंकर नहीं ट्रीट करते। उनको मेरे प्रोटोकॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं बहुत सारी जगहों पे जाता हूँ, डीसी नौशहरा के पास में भी गया, मतलब जब हमें स्पेशल एक प्रोटोकॉल मिला, गाड़ियां मिली, तो मतलब उसका भी उन्होंने मजाक ही उड़ाया मेरे लिए, मेरे साथ बैठे हुए। मतलब इसीलिए मैं उनके साथ जाने में, आगे ट्रेवल करने में खुशी इसलिए होती है कि वो जो प्रोटोकॉल, वो चीजें हमें जो मिलती हैं, उसका उनको बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो उसी तरह देखते हैं कि जहन वही है जो हम बचपन से साथ लेकर अभी तक आए। और अगर मैं उनको अक्सर कहता हूँ, मैं कहता यार किसी बड़ी जगह बैठे हो तो इंसान के बच्चे बन के बैठा करो, हंसा ना करो, सारे देख रहे होते हैं, वो कहेंगे यार किस तरह के फर्क किस्म के दोस्त हैं। तो कहते हैं यार, अब वो करते हैं इस तरह की, जब भी ऐसी जगह जाते हैं तो मुझे छोड़ के बाहर आ जाते हैं। तो कहते हैं यार ठीक है तू अपना भाई, इसलिए बड़ा कीमती है वो मेरी जिंदगी के अंदर मेरे लिए। वैसे थोड़ा सा पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं, अपनी लोकल पॉलिटिक्स को। हमारे एक MNA सदाकत अली अब्बासी साहब, हमारे एक ही MNA नहीं खैर और भी गुजरे तो बहुत हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी एंड यू वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने वो वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड की थी, जब वो एक पैसे दे रहे थे किसी को, कुछ लोग पानी दे रहे थे, सानिया मरी में हो गया था अनफॉर्चुनेटली। उन्होंने कुछ रकम डोनेट की अपनी तरफ से, इट डजंट मैटर वो 500 थी, 1000 था, कितने थे, आपने उसको एक वो उसे कहते हैं ना कि एक वो पूरा गेम प्लान बना के तो वो सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल कर दी। आपको कोई जाती मसला है सदाकत अली अब्बासी के साथ? देखिए जी, एक जर्नलिस्ट को एक पॉलिटिशियन से कभी भी जाती मसला नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि जो हमारी साफत है वो हमें इसकी इजाज़त नहीं देती। लेकिन जो आपने बात की कि सदाकत अली अब्बासी साहब की जो रकम उन्होंने डोनेट की, देखिए रकम 50 रुपया हो, 100 रुपया हो, 150, 200, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो 1000 है, 2000 है, 3000 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रकम देने का जो तरीकाकार है उससे इख्तलाफ जरूर किया जा सकता है। अब जैसे देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात, तो 5 बंदे वहां पे खड़े हुए थे, उनको उनने दी, मतलब वो वीडियो कैसे बनी, पहले मैं आपको बताता हूँ। उनकी गाड़ी में एक मेरा दोस्त बैठा हुआ था, ये उसके फोन से बनाएगी वीडियो। सदाकत अली अब्बासी साहब ने उसको खुद बोला कि आप ये वीडियो जो है जरा बनाना, जब मैं पैसे दूंगा तो। उसने कहा ठीक है सर। जब कहता है वो बंदा मुझे कहता है यार जब वो पैसे दे रहे थे तो मैंने उस टाइम भी उनको बोला है बाद में जी कि ये वीडियो अपलोड ना करना। मतलब वीडियो देखिए आखिर हमारे तक पहुंची, उनकी इजाजत से पहुंची है ना, हमने खरीदी तो नहीं है, हमने खुद छुप के तो नहीं बनाई, हमने कैमरा तो नहीं लगाया हुआ था, उन्हीं के बंदे ने वीडियो बनाई। उसने कहा जी मैं मेरे सजेशन है सर आपके लिए कि आप ये वीडियो अपलोड ना करना, क्योंकि 500 में बड़ा रिएक्शन है। उन्होंने कहा यार छोड़ो कर दो वीडियो अगर बना रही है, जिन्हें आपने पैसे भी दे दिए, वीडियो बना लिया आपने, तो आप कम से कम उसको उनको अच्छे तरीके से अपने पास बुलाएं, उनको इज्जत से। वो बेशक आपका हल्का है, आपका अहबाब है, लेकिन आप उसको इज्जत के साथ पैसे दें कि जनाब ये 500 रुपये मेरी तरफ से रख लें आप, और इसमें आप जो भी जरूरतमंद आया उसको मेरी तरफ से पानी पिला दीजिएगा। लेकिन आप उस वीडियो अगर खोल के दोबारा देखें ना, उनका स्टाइल क्या है बात करने का, मतलब मैं रिपीट करूंगा तो मैं भी बड़ा अजीब सा लगूंगा। उसे पहले बुला के कहते हैं उधर गाल सुनो, वो अच्छा भाई पानी कौन देना, मतलब यार सीरियसली आपका बोलने का स्टाइल अंदाज देखें। आप एक प्रोफेसर हैं, मतलब आप एक अनएजुकेटेड पर्सन नहीं है, आप एक प्रोफेसर हैं। आप बुला के फिर आप उनको 500 रुपए देते हैं, ये इज्तिमाई तौर पे आपने 500 रुपए बांटना है। वो यकीन माने मैं उस दिन बांसा गली से गुजरा, बंदे को सारी यूं झुका हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये बंदे यूं झुके हुए क्यों? वो कहते जी उस सदाकत साहब ने इतने ज्यादा पैसे देते हैं वो खत्म ही नहीं हो रहे उनसे, वो आज तक उनका सर झुका हुआ है इससे कि यार ये किस तरह खत्म होंगे। वो कहते जी इन 500 रुपए से हमने जो नीचे जाबा जाने की रोड थी उसका काम कराया है, हमने वहां पे पानी बांटा तमाम लोगों के अंदर, वहां पे दुकानें जल गई थी, उन्हीं 500 से हमने वो दुकानें सारों को ठीक करा के दी हैं। रोड की बहुत बुरे हालात थे जो नीचेली रोड थे। वो कहता है मेन चीज वहां पे हमारी वाटर सप्लाई का इशू था, उसी 500 से हमने वाटर सप्लाई का मसला हल किया है। वहां पे उसने बताया गैस का बड़ा मसला था, जो गैस लगी है वो सदाकत अली अब्बासी साहब की 500 से ही लगी है गैस, ये बंदों का कहना मेरा कहना नहीं था। तो उसमें मतलब उनने इतनी एहसान कर दिया बांसागरी के लोगों के ऊपर कि मतलब अब मैं अक्सर देखता हूँ MP वाले भी वहां खड़े होते, क्योंकि जब उन्होंने पैसे दिए थे वहां MP वाले भी मौजूद थे, तो MP उन्होंने भी उस दिन के बाद अपनी बंदूकें उठा के अंदर रख दिया, वो खुद बाहर यूनिफॉर्म में खड़े होते हैं बाहर। तो मतलब सदाकत साहब ने हर चीज को 500 रुपए देके लपेट में कर लिया, बांसागली उन्हें पूरा ही मेरे हिसाब में खरीद लिया था उन्हें 500 रुपए देके। वैसे आपको क्यों ये लगता है कि सदाकत अली अब्बासी साहब ने मरी के अंदर काम नहीं करवाए? उन्होंने अपने 3 साल के दौर के अंदर आप देख लें, आपकी कोसाज यूनिवर्सिटी बनी, आपका मरी सिविल अस्पताल अपग्रेड हुआ, सामने से सेनेटोरियम वाला हॉस्पिटल आप ले लें, जो है वो कोटा से कोटली सतिया तक जो टूरिज्म हाईवे बनने जा रही है, फिर मरी को ज़िले का दर्जा दिया गया। और आप क्या चाहते हैं कि इस 3 साल में मजीद क्या क्या हो सकता था? बिल्कुल सही कहा जी, बड़े काम करे हैं सदाकत अली अब्बासी साहब ने और बड़ा अप्रिशिएटेबल चीजें उन्होंने कराई हैं।
मुझे आप एक चीज का जवाब दे, ग्राउंड बनाया उन्होंने आपके लिए, क्रिकेट के शौकीन है ना आप भी? अनफॉर्चुनेटली नहीं बना। तो वो मुझे बताया ना कि कितने क्रिकेट के ग्राउंड अभी तक सदाकत अली से, क्या सदाकत अली बासी साहब चीफ गेस्ट जाते रहे क्रिकेट के अंदर, टूर्नामेंट्स के अंदर, तो उनको नजर नहीं आता था कि वहाँ के लोगों के मतलब प्राइवेट लोग होके अपने पास से पैसे डाल के, तो 3 साल में और क्या, आप लोग ठीक कराते हो ना, अपने पास से पैसे डालते हो तो सारे, तो क्या सदाकत अली बासी साहब को नजर नहीं आता था कि मेरी यूथ है? जिस खान ने नारा यूथ का लगाया था कि हम यूथ को साथ देंगे, यूथ के लिए मुझे बताएं क्या किया है मरी के अंदर यूथ के लिए? सुना है मैंने इतना बड़ा स्टेडियम, कोसार यूनिवर्सिटी बिल्कुल एक अच्छा इनिशिएटिव है, बजाय यहाँ से लोगों को जाके पिंडी इस्लामाबाद पढ़ते थे, लेकिन उनने किया क्या, उसको कि कॉलेज के साथ मर्ज कर दिया। हर यूनिवर्सिटी का एक अपना एक स्टैंडर्ड होता है, एक अपनी बिल्डिंग होती है, फीलिंग्स आती है आपको। अब जो बंदा कॉलेज क्लियर कर रहा है वो उसी क्लास में बैठ के यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, मुझे बताएं उसको क्या फीलिंग आनी है कि मैं यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में? उसके लिए तो वो एक ही चीज है ना कि मैं उसी कॉलेज को मैंने क्लियर किया, लेकिन उसी क्लास में कॉलेज क्लियर करने को मैं यूनिवर्सिटी में भी आ गया। मतलब जब आप जाते हैं, आप दायरा चेंज होता है, कैंपस चेंज होता है, आपकी फीलिंग, ब्रॉड विजन। देखिए यूनिवर्सिटीज के अंदर जितना आप ब्रॉड विजन लेंगे, आपके लिए फ्यूचर में नौकरी करने में, बाहर निकलने में आपके लिए उतनी आसानी होगी। क्योंकि देखिए स्कूल और कॉलेज में बड़ा स्ट्रिक्ट रखा जाता है, यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। यूनिवर्सिटी मेरी बन गई, लेकिन उसका कैंपस किधर है? उसका कैंपस ही मौके पे नहीं है। एकेडमिक ब्लॉक बना दिए, वो भी उस बिल्डिंग के अंदर जो दोनों लीग के जो पुराने दोनों बनी हुई थी। लेकिन अच्छा इनिशिएटिव है, ना होने से कुछ होना बेहतर है। दूसरी जहां तक बात देखें, सिविल बात आपने इन फ्रंट ऑफ कैमरा राज साहब ने आज पहली दफा क्रेडिट दिया सदाकत अली भाई साहब को। देखिए अच्छी चीज के लिए हमने हमेशा अप्रिशिएट किया सदाकत अली भाई साहब को। वो अलग बात है कि वो बहुत बड़े एमएनए और बहुत बड़े मिनिस्टर हैं कि वो छोटे मोटे जो है ना इंटरव्यूज पे नहीं आते। वो मतलब आप उनको जितना मर्जी बुला ले, पता नहीं भागते क्यों है, शायद छोटी जगहों पे एक्सपोज वो जल्दी हो जाएंगे मरी के ब्याह से। मैं इस चीज को ये समझता हूँ, इसलिए वो हम जैसे लोगों से बड़ा दूर भागते हैं। आपने बुलाने की कोशिश की? मैंने एक बार 50 बार बुलाने की कोशिश की, और एक दफा तो मैंने इस तरह भी कोशिश की कि मैंने उनके बड़े करीबी बंदे को फोन की, मैंने कहा यार सदाकत अली बासी साहब को मैं सवाल भी दे देता हूँ लिख के कि ये सवाल करूंगा, तैयारी कर लें। उसने पहले मुझे बोला ठीक है जी आप आ जाए, लेकिन फिर उसने मुझे दोबारा कॉल की, उसने मुझे बोला, उसने कहा यार इंटरव्यू लेने वाला कौन है? उसने कहा जी जैन नाम है। उसने कहा जी पूरा नाम क्या है इसका? उसने कहा जी राजा जैन। उसने कहा जी वही लड़का है जिसने वीडियो लगाई थी फेसबुक के ऊपर मेरी 500 वाली? उसने कहा जी वही लड़का। उसने कहा यार मैं इसको इंटरव्यू नहीं देता। मतलब आप देखें, आप लिटरली इस चीज को देखें कि पर्सनल ग्राइज तो उन्होंने मेरे साथ रखा हुआ है, मुझे तो कोई पर्सनल ग्राइज उनके साथ नहीं है। मतलब मैं मरी के अंदर आज भी ऐसे बंदे मेरे मौजूद हैं जो सदाकत अली बासी साहब की करप्शन तक एक्सपोज कर सकते हैं, और मैं बहुत जल्द करूंगा वो प्रोग्राम, जिनके पास एविडेंस है, और वो पीटीआई के लोग हैं जो कि छोड़ने लगे बहुत जल्द पीटीआई को, और वो बहुत जल्द मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ जो बिल्कुल मिलेंगे। मैं बगैर एविडेंस के तो प्रोग्राम ही नहीं करता। फिर सदाकत अली बासी साहब जब उस टाइम मेरे पास आना चाहेंगे, मैं उनको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उस टाइम मैं अपना एक प्रोग्राम कर चुका हूँ। प्रोग्राम के बाद उनके किसी भी चीज की मुझे जरूरत नहीं। वैसे भी सदाकत अली बासी साहब को बहुत बड़े वजारत नहीं है उनके पास कि मैं उनके पीछे, मैं सिर्फ मरी के मौकफ के ऊपर उनसे बात करना चाहता था, लेकिन अब मैं उनसे वो भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उनकी कारकर्दगी देख चुका हूँ। एक बंदे की कारकर्दगी आपको नजर आ गया, उसके ऊपर क्या बात करेंगे। THQ से आप मुझे बताएं एक मशीन चोरी होगी डायलिसिस की, इतनी बड़ी मशीन थी, कैसे चोरी होगी? किधर थे आपके कैमरे, किधर थी आपकी इंतजामिया, कितनी कमेटियां बनी, कितने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई, किसके ऊपर FIR हुई, MS के ऊपर, MS भी भाग गया आपका। जाली डिग्री का MS मैंने पकड़ा, बैठा हुआ था वहां पे जाली डिग्री लेके, जिस दिन मैंने अपना प्रोग्राम किया एक्सपोज किया, अगले दिन वो भाग गया वहां से। पीटीआई का दौर था ना, क्या एक्शन लिया सदाकत अली बासी साहब ने? क्या उसके बाद सदाकत अली बासी साहब ने कुछ चेकलिस्ट लगाई यार अब जो यहाँ बंदा काम करेगा ये क्राइटेरिया उसके होने चाहिए। जो अच्छा बंदा, डॉक्टर अब्दुल इस्लाम अच्छा आदमी मरी के लोगों को सर्व करता है, उसको उठा के कहीं ना कहीं फेंक देता है। सदाकत अली बासी साहब ने उसके लिए क्या किया? इस्तीफा देने के बाद वहां पे वो चीफ गेस्ट जाके बन के यूं जाके बैठ जाते हैं वहां पे जाके, इस तरह बैठने का क्या फायदा? आप तो अब MNA नहीं है। आपको पता है सदाकत अली भाई साहब ने एक और बात भी कही थी, उन्होंने कहा था मेरा नाम पाकिस्तान के 15 बड़े सियासतदानों का। देखिए बिल्कुल सही कहते, पीटीआई के उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 15 बड़ी जो लीडरशिप है उसके अंदर मेरा नाम आता। मतलब अब एक बंदा खुद अपने आप को 15 में रख रहा है, हम तो टॉप 3 में रखते हैं अपने आप को। मतलब अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बड़े 8 बजे के प्रोग्राम जो करते हैं एंकर उनके साथ हूँ, लेकिन जो मैं वेब के जो प्रोग्राम्स करते हैं मैं उनके साथ अपने आप को जरूर कंपेयर करूंगा यार, कि मैं टॉप 3 में आऊंगा। मेरी सोच होगी तो मैं टॉप 3 में आऊंगा ना, जब मैं सोच अपनी ये रखूंगा कि मैं टॉप 15 में आता हूँ तो फिर मेरा 14वां नंबर होगा। डायलिसिस मशीन चोरी होगी, सदाकत अली बासी साहब के साथ क्या इनिशिएटिव लिया कि मुझे बताया आप? मरी के ऊपर इंसिडेंट वाकया हुआ,
बर्फ में कितने लोग मरे, क्या मुझे आप एक चीज का, आप भी रिहायशी मरी गए, क्या इतनी बर्फ आज तक हमारे पुराने जमाने में नहीं पड़ी थी? एडमिनिस्ट्रेशन कैसे मैटर करती थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे एक्टिव रहती थी। अभी किसी भी बंदे को आप बात करेंगे ना तो वो फौरन नून लीग को पीटीआई का कंपैरिजन लेकर आ जाएगा। हमने कंपैरिजन नहीं करना। आप ये देखें कि उस रात मेरे पास एविडेंस है इस चीज का कि गाड़ियों के अंदर फ्यूल नहीं था, लोगों ने पेट्रोल के पैसे, डीजल के पैसे अपने पास से चंदा इकट्ठा करके महकमे को डाली। सबसे बड़ी गफलत क्या थी कि एक लड़की को आपने एनएचए का इंचार्ज लगा दिया मरी के अंदर। यार वो पंजाब की लड़की आ गया, आपने मरी बिठा दी, उसको क्या पता कि कितनी बर्फ पड़ती है, रोड कैसे क्लियर करनी है। ये सारे काम किसके थे? इस सदाकत अली बादशाह के तो एमपीए के थे। एमएनए एमपीए कौन होते हैं? एक इलाके के जो आपका हल्का अहबाब होता है, जिस हल्के सब जीतते हैं, उसका सरबराह होता है, एक घर का सरबराह होता है वो। उस घर के सरबराह ने मरी के लिए क्या किया? रोडों की हालत देखिए आप। जब नून लीग ने चार्ज संभाला, मैंने को पहले बोला मेरा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था, मैं नून लीग का नहीं हूं बिल्कुल भी, अब तो मैं न्यूट्रल हूं, लेकिन जैसे ही नून लीग ने चार्ज संभाला, रोडों की कंडीशन चेक करें मरी के अंदर, हर जगह पे काम लगा हुआ है। खूबसूरती देखे कितने पौधे कितने ज्यादा लगे। सदाकत अली बादशाह मरी आते थे, जलसा करते थे, रफू चक्कर। सदाकत अली बादशाह का एम है कि पैसा बहुत लग गया है मिर्जा साहब का दोनों इलेक्शंस के ऊपर, वो पैसे पूरे किस तरह कर रहे हैं। नौकरियां तक बिकी हैं, कोसाज यूनिवर्सिटी की नौकरियां बिकी हैं, सबूत है, दे दूं। अगर फिर सदाकत अली बादशाह भी क्या इज्जत रह जाएगी? सदाकत अली बादशाह आएंगे, आप चैलेंज करें, सदाकत अली बादशाह प्रोग्राम में आते हैं, मैं सबूत दे देता हूँ कि नौकरियां बिकी हैं। मेरी अपनी फैमिली में एक बंदे ने अप्लाई की है। वैसे आपके कुछ प्रोग्राम्स हमने देखे हैं, आप लोगों को एक्सपोज भी करते हैं। इकरारुल हसन बनने का भी एक, मुझसे कहते हैं ना, एक कोशिश कर रहे हैं आप इकरारुल हसन बनने की। थ्रेड्स वगैरह आते हैं लोगों के जब एक्सपोज करते हैं लोगों को? तो देखिए जी, थ्रेट्स देखिए कोई क्या करेगा, पहली बात तो ये बताएं। मतलब मैं कोई उधर से तो नहीं आया, अफ्रीका से तो नहीं आया कि मुझे कोई थ्रेट्स देगा और मैं मतलब इसको इग्नोर करके चला जाऊँ। मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, घोड़ागली रहता हूँ, सारों को पता है घोड़ागली रहता हूँ, किस खानदान से ताल्लुक रखता हूँ वो भी सारों को बड़े अच्छी तरीके से मेरा पता है। मेन चीज ये कि मैंने एक प्रोग्राम किया था, एक जो है एक डॉक्टर थी, वो डेली बेसिस पे अटेंडेंस घर से लगा के रजिस्टर भेज दिया करती थी। मैं सुबह 6 बजे पहुंच गया, मेरे पास एविडेंस है, रजिस्टर की कॉपियां थी मेरे पास, मैं पहुंच गया। खैर हमने वो एक्शन वगैरह कराया, सस्पेंड डॉक्टर, फिर सदाकत अली बादशाह उस पर कोई एक्शन ले सके, हमने डॉक्टर यास्मीन राशिद से उस पर एक्शन कराया। उन्हें 1 सेकंड में, हेल्थ मिनिस्टर थी, एक्शन लिया उसके ऊपर, सस्पेंड होगी वो। डॉक्टर कुलसूम नाम था उसका। फिर क्या हुआ कि अब देखें, मुझे फिर थ्रेट्स आना शुरू पड़ी कि आप घोड़ागली हैं जी। मैंने कहा जी मैं घोड़ागली हूँ, आप किधर हैं? फिर पैसों की ऑफर आना शुरू पड़ी जी, 5 लाख ले लें जी, 6 लाख ले लें, प्रोग्राम अपलोड ना करिएगा जी, माजरत भी करेंगे, चीजों को बेहतर भी करेंगे, आइंदा ठीक भी करेंगे। थ्रेड से मुझे कोई भी किसी भी किस्म का फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ कोई बंदा, अगर मैं जायज बात कर रहा हूँ, अगर मेरे पास एविडेंस है, आ जाओ, 2 थ्रेट आगे, मुंह पे थ्रेट 2 आगे ना, मैं देख लेता हूँ फिर कौन जो है थ्रेट देता है और कौन इस तरह से आता है। हम भी बाहर से तो नहीं है, इधर की रहने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, जब आप किसी को इलीगली एक्सपोज करेंगे, जो इलीगल काम कर रहा है, वो थ्रेट्स तो डेफिनेटली आपको देगा, पर उसमें इतनी हिम्मत कभी भी नहीं होगी कि वो डायरेक्टली आपको फोन करके थ्रेट्स दे, वो हमेशा इनडायरेक्टली आपको थ्रेट्स देगा। कुछ नाम मेरे पास हैं, मैं वो नाम लूंगा, आपने बताना है द फर्स्ट थिंग दैट केम इन योर माइंड। वो नाम सुन के जो पहली चीज आपके जहन में आती है आपने वो बतानी है, ठीक है? नवाज शरीफ, लंदन भाग गया। इमरान खान, इमरान खान यूथ को धोखा दिया। शाहिद खान आफरीदी, अच्छे छक्के मारता है। फहद मुस्तफा, शोधिया मारता है कभी कभी। मरीम नवाज। आई एम सरप्राइज्ड। बॉस आसिफ अली जरदारी, एक ऑप्शन ही कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ शायद हकार बाजी। सदाकत के साथ आप मुझे कोई बंदा भी रखेंगे, मैं चूज दूसरे का करूंगा, सदाकत को कभी भी नहीं करूंगा। काशिफ अब्बासी साहब, टीचर, मेंटोर, सब कुछ वही है। बाबर आजम, क्योंकि वो पाकिस्तानी है, लेकिन मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि विराट कोहली से मेरी शक्ल बहुत ज्यादा मिलती है। जब भी मैच होता है तो मुझे उसकी तस्वीरें खींच के सारे भेज देते हैं जी, आप क्या कर रहे हैं मैच के अंदर। मरी, जहाँ मेरी पैदाइश है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।